नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रीय विधानमंडल के बारे में, पूरा केंद्रीय स्ट्रक्चर के बारे में। तो केंद्रीय स्ट्रक्चर में क्या था? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में हम लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सभी को पढ़ लिया है, मंत्रिपरिषद के बारे में। अब हम लोग विधायिका को प्रारंभ करेंगे। विधायिका में जो केंद्रीय विधायिका है उसके बारे में आज से शुरू करेंगे। ठीक, तो आर्टिकल जो 79 है वो संसद के गठन की बात करता है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 है वो संसद के गठन की बात करता है। तो मैं क्या बताया था कि संसद के 3 पार्ट हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बाकायदे पढ़ चुके हैं, फिर जगह जगह पे उसका जहां जहां और उल्लेख होगा उसको बताया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में, कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, कौन सदस्य बन सकता है, उसकी योग्यता क्या होती है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी। फिर अगले क्लास में हम लोग उसके पीठासीन अधिकारी के बारे में जानेंगे। फिर उसके अगले क्लास में जो उसकी विधायिक प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। फिर ज्वाइंट सीटिंग वगैरह की बात, ऐसे 3-4 क्लासों में इसको खत्म किया जाएगा। तो लोकसभा राज्यसभा के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं आज। ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, 79 काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, पूछता है। फिर 79 के बाद अगला आर्टिकल आता है। संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं, यदि उसको आप कॉन्सेप्टुअल पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे आर्टिकल ऑटोमेटिक याद होते जाते हैं। जो भी मैं बताता हूं वो किसी ना किसी आर्टिकल में दिया रहता है, या कई किताबों में पढ़ेंगे तो वो एक आर्टिकल के अनुसार ही उसको बाकायदे विस्तृत किया गया है। जैसे आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा की संरचना, भारत का जो संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, वो ब्रिटेन के आधार पे लिया गया है। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसी के आधार पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यहाँ पे लोकसभा, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसी के आधार पे यहाँ पे राज्यसभा। केवल संसदीय व्यवस्था का तर्ज है, मिलता जुलता वहां का कुछ भी नहीं है भारत से। जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है वहां पे राजाओं के प्रतिनिधि बैठते हैं और उनका कार्यकाल जो होता है वो अस्थायी होता है वो, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही वहां का सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान राज्यसभा को नहीं दिया गया है। राज्यसभा को ऐसी शक्ति कोई भी प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राज्यसभा के बारे में। इसका आप लोग देखेंगे तो अमेरिका से के सीनेट से राज्यसभा का कुछ मेल जोल मिलता है, क्योंकि वहां के कुछ अधिकार, जैसे वहां हर राज्यों से 2-2 प्रतिनिधि का निर्वाचन होकर जाता है सीनेट में, तो ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन वहां भी पूर्ण रूप से भारत के राज्यसभा से नहीं मिलती हैं। जो हमारे संविधान निर्माता थे, पूरे विश्व के संविधान का अवलोकन किया और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को इसमें समाहित किया। सारे हर जगह से बुराइयों वाली स्थिति को छोड़ के अच्छाई चीजों को लेके इसमें समावेश किया गया है। तो देश जब आजाद हुआ तो उस समय 2 सदन बनाया गया। तो राज्यसभा का पहले नाम क्या था? इसका नाम था
राज्य परिषद। इसको 1954 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, राज्यसभा कर दिया गया। लोकसभा का क्या नाम था, जनता का सदन। इसको लोकसभा कह दिया गया। यह भी 1954 में ही किया गया। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, इसको उच्च सदन बोला जाता है, क्योंकि ये राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, इसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसको निम्न सदन, उच्च सदन। एक और चीज बोला जाता है, लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है और इसको ऊपरी सदन, ऊपरी या उच्च सदन इसको बोला जाता है। इसको निम्न या निचली या प्रिय सदन, तीन इसको लोकसभा को बोला जाता है। तो इसका कारण यह है कि ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा एक जो बिल्डिंग बनी है पार्लियामेंट, दोनों एक ही बिल्डिंग में स्थित हैं। ऊपर राज्यसभा का कार्य होता है, नीचे लोकसभा कार्य करती है। लोकसभा की बैठक नीचे होती है और उस राज्यसभा की बैठक ऊपर होती है। तो इस प्रकार इसका बेसिक चीज है कुछ। अब इसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से संघ एवं राज्य क्षेत्र से जो राज्य, हर राज्य के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है राज्यसभा का सीट, संघ शासित क्षेत्रों के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उसके लिए 238 और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। मनोनीत करेगा कहां से मनोनीत करेगा, तो जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से जुड़ा हो। ये 4 आधार दिया गया है, इस आधार पे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो कला का भी क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ इसमें से गुण आ ही जाता है, कुछ नहीं तो समाज सेवा, सबके अंदर समाज ये भावना होती है कि वो समाज सेवा करेगा, जिसका मनोनयन किया जाता है। यह आधार दिया जा सकता है। यह बहुत एक राष्ट्रपति के मनोनीत करने के लिए एक सुविधा की दृष्टि से किया गया है। तो राज्यसभा में कौन बैठता है, इसमें राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। किसके प्रतिनिधि, राज्यों के प्रतिनिधि। तो जितने भी राज्य हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार से बैठेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हर राज्यों के जो विधायक होते हैं, वहां पे भी विधानसभाएं होती हैं हर राज्य में, उसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि जहां भी आप रहते होंगे आपका एक विधायक होता होगा, और जिस राज्य में रहते होंगे उस राज्य का एक मुख्यमंत्री होता होगा, और वो सब विधानमंडल के सदस्य होते हैं। तो जो ये विधायक होते हैं, मान लीजिए किसी राज्य के इतने विधायक हैं, तो राज्यसभा का मनोनयन कैसे होगा, इस राज्य में इतने विधायक हैं तो इसको 2 सीट आरक्षित, 2 सीट दे दिया गया कि इस राज्य के लिए 2 सीट रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि एक क्षेत्र निर्वाचित किया जाएगा जिसमें एक इतने विधायक आ सकते हैं, इतने विधायक एक को चुनेंगे, इतने विधायक एक
इसको चुनेंगे, इतने विधायक एक को चुनेंगे। ये चुनेंगे कैसे? तो जिस प्रकार से चुनाव राष्ट्रपति का होता है उसी प्रकार से एकल संक्रमणीय प्रणाली से। ये एकल संक्रमणीय प्रणाली किस प्रकार का है? तो राजनीतिक सिद्धांत आप लोग को मैं बताया था कि राजनीतिक चिंतन आप लोग पढ़ेंगे या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें चुनाव की कई प्रणालियां दी गई हैं बड़े बड़े चिंतकों द्वारा। उसमें से जो देश, किसी देश को कोई भी प्रणाली सुविधाजनक रहता है उस प्रणाली के अनुसार उसका निर्वाचन कराती है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी निर्वाचन कई प्रकार से होता है, उसमें से एक एकल संक्रमणीय प्रणाली एक पार्ट है उसका। इसमें भी 3-4 प्रकार से निर्वाचन हो सकता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय प्रणाली, जैसे बोला जाएगा कि संसद के राज्यसभा, संसद की ओर बोल दिया जाएगा तो संसद में तो लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा राष्ट्रपति भी आ जाएगा, लेकिन संसद के राज्यसभा, उसी प्रकार से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। अब 12 सदस्य को तो मैं बता ही दिया, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। वो राष्ट्रपति की वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? यही सदस्य राष्ट्रपति की वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। अब लोकसभा की संरचना हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 81 में ये 3 आर्टिकल याद रखिएगा। 79 संसद के गठन की बात करता है, संसद में 3 दिया गया है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। फिर 81 में लोकसभा के बारे में दिया गया है संरचना। संरचना से तात्पर्य ये होता है कि उसकी बनावट कैसी होगी, बनावट से तात्पर्य उसमें कौन बैठेगा, उसकी, इस तरह तो व्यापक अर्थों में लिया जाएगा तो पूरी की पूरी बातें संरचना में शामिल हो जाएंगी। तो यहां देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550, जिसमें से राज्यों से कितने होंगे? 530। जितने भी राज्य हैं उनमें से अधिकतम 530 सांसद चुने जाएंगे। संघ क्षेत्रों से कितने? तो 20 अधिकतम। ठीक, तो इतना क्लियर है। इसमें पहले क्या था कि 2 सदस्य, इसकी संख्या 500 अधिकतम 52 थी। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का यदि प्रतिनिधित्व बराबर नहीं रहता था तो उसको चुनता था, मनोनीत करता था। कौन करता था? तो राष्ट्रपति करता था। लेकिन अब उनकी संख्या एकदम से लगभग समाप्त हो चुकी है। ये ढूंढने में काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता था या किसी अयोग्य व्यक्ति को भी बनाना पड़े। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो अंग्रेज भारत में आए थे और जाते, जब देश आजाद हुआ तो वो भारत से गए नहीं, भारत में रह ही गए, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। इस बात की, जब उनको आरक्षण दिया जा रहा था तो इस बात की काफी आलोचना हो रही थी कि उनको प्रतिनिधित्व हमारे संसद में उनको प्रतिनिधित्व क्यों मनोनीत किया जाए। एक तरह से अनिवार्य वो विषय ही था, उनको अनिवार्य रूप से मनोनीत करना था। तो ये चीज समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? तो
2020 में 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक, तो अब एंग्लो इंडियन का पद समाप्त हो गया। अब अधिकतम संख्या लोकसभा की 550 हो गई है। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ठीक, महत्वपूर्ण वो है, तथ्य है। फिर इसका निर्वाचन कौन करेगा? इसका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक सांसद, एक क्षेत्र उसका बनाया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र। उसमें एक सीट आवंटित किया जाता है। उस आवंटित सीट में कई प्रत्याशी लड़ते हैं, एक लड़ते हैं, दो लड़ते हैं, चार लड़ते हैं। इस प्रकार से वहां पे प्रत्याशी लड़ते हैं। उनको वोटिंग कौन करता है? तो जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति रहता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत रहता है, वही उनकी वोटिंग करता है। वह जो 18 साल से ऊपर हो वो मतदाता सूची में पंजीकृत हो, यदि न हो तो ये वाद योग्य नहीं रहता है। तो बात की बात है, बस इतना जानिए 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो मतदाता है वो इनको चुनते हैं। पहले जब देश आजाद हुआ था, तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय यह 21 साल थी, लेकिन इसको 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसको 18 साल कर दिया गया। कौन से? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1988। यह प्रश्न भी काफी पूछा करता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इसको 21 से 18 कर दिया गया। ठीक, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा किया जाता है। जनता इसमें सीधे वोटिंग करती है और इसमें सदस्यों को भेजती है जगह जगह से। जो इसका निर्वाचन क्षेत्र होता है लोकसभा का, वो जनसंख्या पे आधारित होता है। लगभग एक जनसंख्या तय की जाती है और उस उतने जनसंख्या के समुदायों को एक छांट के एक सीट आवंटित किया जाता है। लेकिन यह जनसंख्या कब से लिया गया है? यह 1971 को आधार वर्ष माना गया है। ठीक, अभी 2026 तक के लिए, तो 25 तक के लिए यही है। 2026 में जो चुनाव होगा उसके लिए प्रावधानित किया जा सकता है, नए जनसंख्या को आधार बनाया जा सकता है। तो इसमें केवल यही है कि जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पे किया जाएगा। सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट कहाँ पे है? यूपी में है। इसको आप लोग किसी किताब से, लूसेंट वगैरह में भी दिया रहता है। यह पूरा एक आंकड़ा देख लीजिएगा, एक तरह से आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि जहां पे जनसंख्या अधिक होती है वहीं पे इसकी सीटों की संख्या भी ज्यादा होती है। जैसे लोकसभा में इसकी उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। यूपी में ये लोकसभा का स्थिति, ये राज्यसभा का है। तो जनसंख्या के आधार पे लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 60 लाख से नीचे है तो वहां पे यह अपवाद स्वरूप गिना जाएगा, वहां पे यह प्रावधान नहीं लागू हुआ। लेकिन देखिए, लगभग सभी जगहों के सीटें समान रूप से नहीं है। इस पे भी कभी कभी विवाद आ जाता है कि क्या सारे सांसद जो होते हैं, देश में जितने भी सांसद हैं, सभी के जो वोटिंग का वैल्यू है वो समान प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तथ्य पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। वर्तमान में ये स्थिति है कि मान लीजिए एक
कोई संसदीय क्षेत्र से आता है, फिर कोई अरुणाचल प्रदेश है, कोई यहाँ का है, जगह जगह सांसद हैं। तो यहाँ पे 25 लाख जनसंख्या है, यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है। तो ये भी एक सांसद चुनते हैं, ये भी एक सांसद चुनते हैं, ये भी एक सांसद चुनते हैं। ये जिला ए बी सी हो गया। ये किसी दूसरी स्टेट का है, जैसे पूर्वोत्तर स्टेट को आप ले सकते हैं। तो ये भी एक सांसद चुनेगा, ये भी चुनेगा, ये भी चुनेगा। यहाँ पे ये संसद है, लोकसभा। लोकसभा कोई कानून बनाती है, ये दो लोग मिलके कोई कानून बनाते हैं। मान लीजिए इसकी संख्या 16 लाख हो, ये दोनों लोग मिलके कानून बनाए, यहाँ पे बिल ये पास कर ले जाएंगे। यदि 3 की संख्या है तो एक 25 लाख का प्रतिनिधित्व करके भी अपना बिल पास नहीं कर पाएगा, ये 16 प्लस 8 लाख वाला व्यक्ति भी पास कर लेगा। तो क्या यहाँ पे लोकतंत्र की जो संसद जो चुने जाते हैं, क्या इनके मताधिकार का वैल्यू इसके साथ असमानता नहीं कर दे रहा है? यहाँ की जनता और यहाँ की जनता के साथ असमानता नहीं हो जा रहा है? तो इस प्रकार के तथ्य सामने आते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार का स्थिति अब उत्पन्न हुई है क्योंकि 1971 में जब इसको आधार वर्ष बनाया गया तो उस समय लगभग हर जगह की जनसंख्या को बराबर में रखा गया था। और जबकि संविधान में खुद दे भी दिया गया है कि इसका जो अमेंडमेंट वो है, क्या नाम है, उतर गया दिमाग से, क्या मैं बता रहा था। तो जो ये आधार वर्ष है 1971 को बनाया गया है, वहां पे सारे सबको लगभग समान रूप से रखा गया है। इस लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या कहीं तेजी से बढ़ गई है, कहीं कम तेजी से नहीं बढ़ी है। इस वजह से ये अंतर सामने आता है और संविधान में भी अपवाद का प्रावधान किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बोलता है कुछ और, ध्यान कहीं और चला जाता है, वही स्थिति उत्पन्न हो गई। हाँ, एक चीज है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि जो जगह जगह सीटें हैं वहां पे केवल अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के लोग ही लड़ सकते हैं, वो सीट उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। कोई एक व्यक्ति है वो आरक्षित सीट से तभी लड़ सकता है जब किसी पंजीकृत राज्य में वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता हो, तो इसमें आरक्षण का प्रावधान। लेकिन राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह प्रश्न भी पूछा करता है कि किस सदन में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम लोग संसद की अवधि। एक तरफ राज्यसभा को ले लेते हैं, एक तरफ लोकसभा को। लोकसभा की जो अवधि है वो सामान्यतः अपनी जो नया चुनाव होता है लोकसभा का, उस चुनाव के पहली बैठक से 5 साल तक वो चलती है, यदि लोकसभा का विघटन बीच में ही न कर दिया जाए। तो यदि बीच में हो जाता है तो वो 5 साल से पहले भी विघटित हो जाएगी। तो अमूमन इसका लोकसभा 5 वर्ष की होती है। ठीक, राज्यसभा क्या होता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा का विघटन हो सकता है लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता। तो ये एक अस्थायी सदन है। इसमें क्या होता है कि जितने सदस्य हैं वो हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य?
1/1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि हर 2 साल पे नए सदस्य, इसमें इतने रिटायर होंगे तो इतने सदस्य आएंगे भी। ये अपना स्थिति बनाए रहेगा, स्थायित्व तो अपना बनाए रहेगा इसमें। इसलिए इसके कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है, क्योंकि ये बनेगा फिर अल्टरनेट। इसमें ये विधि चलती है कि जो पहले आता है वो पहले जाता है। तो आज हमारा नियुक्ति हुआ तो उससे हमसे पहले जो नियुक्ति हुआ है वो जाएगा, फिर हम जाएंगे अगले 2 साल में। तो इसमें पहले जो आया वो पहले जाएगा, फीफो विधि लगता है इसमें। फिर आगे है, अब ये सब बेसिक जानकारी है, ठीक है। जो संसद की सदस्यता, एक तरफ राज्यसभा को ले लेते हैं, एक तरफ लोकसभा को ले लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो 35 साल से ऊपर का व्यक्ति बनेगा और भारत का नागरिक हो। और तीसरा उसका क्लास था कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और उपराष्ट्रपति में था सेम क्लास था, लेकिन वहां पे जो लोकसभा की जगह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता था, ठीक। तो इसके अब यहां पे देखते हैं कि इसके सदस्य बनने की क्या योग्यता है, ठीक। तो वह भारत का नागरिक हो। यह दोनों में लागू है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा में वही व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु पूरी कर ले तो वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। मतलब कि एक प्रधानमंत्री जो है वो मिनिमम 25 साल में भी, 26 साल में भी प्रधानमंत्री बन सकता है। 25 साल की अवस्था वो पूरी कर लिया तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आप लोगों में उस समय इसलिए उसकी न्यूनतम आयु के बारे में नहीं बताया था कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो एक प्रधानमंत्री का भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही है। सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे वो थे राजीव गांधी, वो शायद 36 साल में बने थे वो। ये हो गया। फिर उसके पास इन दोनों के पास ऐसी अर्हता हो जो संसद विधि बना के उसके लिए अर्हता निर्धारित की हो। यानी जो संसद चाहे, संसद अपने सदस्यों के लिए कि कौन हमारा सदस्य बनेगा खुद कानून बना सकती है, उसके लिए अर्हता की निर्धारण कर सकती है। कुछ उसके बेसिक अर्हता और संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया। संविधान में तो केवल इतना ही दिया गया कि भारत का नागरिक हो 30 वर्ष और 25 वर्ष और संसद के द्वारा विधि बनाए गए अर्हता द्वारा। तो संसद की विधि के द्वारा अर्हता जो बनाएगी उसको भी एक आध जो महत्वपूर्ण है देख लेते हैं।
इसमें यही है कि लोकसभा या राज्यसभा का जहां पे निर्वाचन होना है वहां पे पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन इसको अमेंडमेंट द्वारा संशोधित कर दिया गया। अब बोल दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य यदि कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। लोकसभा के लिए ऐसा अभी नहीं किया गया है, लेकिन राज्यसभा के लिए कर दिया गया है। यदि वो पागल है व्यक्ति, पागल या दिवालिया न हो, या भारत सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारण न किए हुए हो, या किसी विदेशी राज्य की स्वेच्छा से वो कर लिया हो, नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो वो भी उसकी वो अयोग्य माना जाएगा, उसकी अर्हता समाप्त हो जाएगी। या चुनाव के भ्रष्टाचार में ना आया हो, तो ये सब उसकी कुछ अर्हताएं हैं। अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा, यह दोनों की सदस्य बन जाता है। यहां पे भी हो जाता है, यहां पे भी, क्योंकि भाई ये सदस्य है तो भी ये चुनाव लड़ सकता है, या ये सदस्य है तो भी ये चुनाव लड़ सकता है। तो दोनों का सदस्य बन जाता है, तो क्या होगा वैसी परिस्थिति में वो किस सदन का सदस्य माना जाएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि जो दोहरी सदस्यता है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि किसी नागरिक, किसी सांसद दोनों सदनों का सदस्य हो जाए, तो यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसको 10 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर यह बताना पड़ेगा कि वह इस सदन का सदस्य रहना चाहता है या इस सदन का, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य रहना चाहता है या राज्यसभा का सदस्य रहना चाहता है। यदि सूचना नहीं देता है वो, तो क्या इस होता है, तो उसका राज्यसभा का सीट खाली हो जाएगा। किसका सीट, राज्यसभा का सीट खाली हो जाएगा। लोकसभा का इसलिए नहीं खाली होता है क्योंकि यह जो है वो जनता के प्रत्यक्ष सीधे निर्वाचन द्वारा इसमें आता है, और इसके चुनावी खर्चा भी काफी है, और एक तरह से यह इसका कुछ अहम योगदान होता है इस सदन में। तो इसलिए उच्च सदन में नहीं खाली होता, खाली हो जाता है, और निम्न सदन में उसकी सदस्यता रह जाती है। अरे जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति उच्च से नीचे चला जाएगा तो उसको उच्च वाला पद, उच्च और नीचे दोनों पे हो जाएगा, तो उच्च वाला पद खाली कर दिया जाएगा। यदि उच्च से होकर नीचे वाले पद के लिए आवेदन करता है, उसमें नियुक्ति हो जाती है उसकी, तो उच्च वाला पद ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा एक तरह से। तो इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। या किसी सदन का वो पहले से सदस्य हो, तो यदि जो इस नए सदन में जाता है वो उसका सदस्य बन जाता है, पिछले सदन का सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। यानी कि पहले वो दूसरा क्लास इसका ये है कि किसी सदस्य है तो वो सदन का, यदि वो नया सदन में चुन के जाता है तो पिछले वाले सदन की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। यानी कि पहले राज्यसभा का सदस्य है, फिर लोकसभा के लिए चुन के जाता है तो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या कोई लोकसभा में ही एक व्यक्ति लोकसभा में 2 जगह से भी लड़ जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं दोनों जगह से, तो यदि 2 जगह से चुन के आता है तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ती है। अपना उसको बताना पड़ता है कि हम किस सीट से हम संसद में बैठेंगे।
अन्यथा दोनों की सीटें उसकी रिक्त मानी जाती हैं, फिर से नया चुनाव हो जाएगा। तो ये लगभग इसका ये है। यदि वो राज्य विधानमंडल किसी विधायक था पहले, फिर सांसद बन के लोकसभा में आ गया, तो राज्य के विधानमंडल की सीट खाली हो जाएगी। या संविधान में दी गई कोई निहरता है, उस आधार पे भी उसका पद समाप्त हो जाएगा। या पद त्याग दिया, जो राज्यसभा का सदस्य होगा वो उपराष्ट्रपति को, लोकसभा का जो सदस्य होगा वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। वो दोनों अध्यक्ष, दोनों जो पीठासीन अधिकारी है, वो उसके त्याग पत्र को अस्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता है कि यह स्वेच्छा से वो दोनों त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, ठीक, तो वो अपना त्याग पत्र के द्वारा भी समाप्त कर सकता है। या वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से उसकी निहरता है। या न्यायालय द्वारा उसका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में भी वो उसका पद रिक्त हो जाता है। एक और परिस्थिति है, यदि वो 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित रह जाता है, तो भी उसकी सदस्यता रिक्त हो सकती है। बाकी जो इसके वेतन भत्ते होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और संचित निधि पे भारित होते हैं। तो ये सब एक तरह से संसद का स्ट्रक्चर है। लोकसभा, राज्यसभा, जब राज्यसभा और विधान परिषद का निर्माण किया जा रहा था, तो एक तरह से कहा गया कि यह एक दिखावटी लिबास है। राज्यसभा का क्या मतलब है, जो लोग राज्य विधान परिषद का क्या मतलब है, ये तो केवल नाम मात्र का है। लेकिन विधान परिषद के लिए एक बार आप कह सकते हैं कि वो एक नाम मात्र के लिए हो सकता है। वो एक तरह से विधान परिषद पे एक कमेंट भी किया जाता है कि वो मुख्यमंत्री केवल को सदस्य बनने के लिए विधान परिषद की स्थापना की जाती है। बाकी अन्य है, जगह जगह पे उसका महत्व गहराई में जाने से समझ में आता है, या ऊपरी ऊपरी देखने से तो उसको नहीं समझा जा सकता। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में लगभग चीजें समान होती हैं। इतना आप लोग समझिएगा कि लोकसभा यदि कानून कोई जल्दबाजी में बनाती है तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है, उस पर रोक सकती है। संविधान संशोधन में इसको बराबर शक्ति प्रदान किया गया है, यदि संविधान में संशोधन करना रहे तो। या साधारण विधेयक में, हाँ, साधारण विधेयक में एक तरह से कह सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। तो कुछ चीजों में लोकसभा को भी विशेष अधिकार प्राप्त है, तो कुछ चीजों में राज्यसभा को भी विशेष अधिकार प्राप्त है। जैसे किसी नए अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो राज्यसभा का विशेष अधिकार है। फिर या आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा यदि पारित कर दे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पे संसद कानून बना सकती है। तो कुछ चीजों में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो कुछ चीजों में राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। लेकिन लोकसभा को थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है, क्योंकि लोकसभा जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा बनाई जाती है। तो यही कारण है। बाकी हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, चीजें समझते जाएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि राज्यसभा भी एक समान शक्ति रखता है लोकसभा के बराबर, ठीक। तो यहां तक हम लोग देख लिए। कल हम लोग इसके पीठासीन अधिकारी के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर बहुमत के बारे में पढ़ा जाएगा। चीजें धीरे धीरे आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जो चीज बचा रहेगा वो उसमें समय समय के साथ आप लोग को समावेशित किया जाएगा। इसमें बहुत परेशान नहीं होना है कि कभी आप लोग को ये चीज लगे कि इसमें ये चीज छूट गया। तो ये सब प्रोसीजर के तहत बताया जाएगा, इसको कब किस चीज को कहां पे रखा जाएगा। तो जैसे आप चावल दाल के साथ चोखा खाएंगे तो उस समय चोखा का स्वाद अलग रहेगा, केवल खाली चोखा खाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए इसको जितना बताया जा रहा है समय समय के आधार पे बताया जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही। इसकी स्ट्रक्चर को आप लोग समझिएगा, ठीक है। धन्यवाद।